वेलकम टू मेक द साइंस क्लासेस। आई एम अंकिता। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल, जो हम पहले इसके हम कुछ थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। आज उन्हीं थ्योरीज का हम कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम हमारा एक मतलब वॉइड बच गया था, वो आई होप आपको पता हो, क्यूबिक वॉइड बच गया था। वो क्यूबिक वॉइड को आज मैं अभी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और क्यूबिक वॉइड के बाद आपके कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, तो उस न्यूमेरिकल्स को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डायग्राम सॉल्व करेंगे, जो कि आपका कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार आपके जो हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वैसे ही वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और साथ साथ जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है वो वाले सॉल्व करेंगे। सो NaCl आपका एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि उसी का एग्जाम्पल का हम जो है स्ट्रक्चर सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको समझना कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया था, क्यूबिक वॉइड क्या होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ क्यूबिक वॉइड। देखिए, क्यूबिक वॉइड में ना बहुत बार हमको डाउट आता है कि क्यूबिक वॉइड में एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है वो हमको समझ नहीं आता। पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्यूबिक वॉइड। देखिए, पहले एक काम करती हूँ कि आपका वॉइड बनाने से पहले एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जो कि हमको एक दिखे यूनिट सेल की तरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक यूनिट सेल बनाने वाली हूँ। छोटा बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर्ड में जगह घेर लेता है, आप समझ जाओ। ये एक यूनिट सेल दिख रहा है ये आपको, ये क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, मैं इससे ही चीज़ क्लियर करूँगी। सो आपको अच्छे से इसको समझना है कि ये क्यों बनाया मैंने। सो इसमें आपका क्या है, एक क्यूब है। इस क्यूब में जो है कितने कॉर्नर्स प्रेजेंट रहते हैं, 8 कॉर्नर्स। अब इसी 8 कॉर्नर्स में मैं क्या करने वाली हूँ, एटम्स को कंट्रीब्यूट करने वाली हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक एटम दिया, यहाँ पर एक एटम दिया, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, है ना, यहाँ पर एक एटम, यहाँ पर एक एटम, यहाँ एक एटम और यहाँ एक एटम। ठीक है, यहाँ पर आपको 8 कॉर्नर्स में टोटल 8 एटम्स 8 कॉर्नर्स तक, मतलब 8 कॉर्नर्स में पूरे तरह से डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका क्या है, BCC यूनिट सेल। क्या है, BCC यूनिट सेल। देखिए, मैंने क्यों BCC यूनिट सेल आपको बताया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। मैंने क्यों बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को आपको बताया, ये आपको कुछ देर बाद पता चलेगा। पहले मैं इसका एक शॉर्ट रिविजन दे देती हूँ, जिससे आपको क्यूबिक वर्ड समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैंने ये बना दिया, ये एक्चुअल में दिखता कैसा है, इन अ वेरी मतलब जब हम पूरे अल्ट्रा 3D वे में देखें तो एक्चुअल में ये होगा कैसे, दिखेगा कैसे। ये एक्चुअल में ऐसे दिखने वाले हैं, मतलब यही सेट हो जाएगा ऐसे। बीच में आपका है बॉडी सेंटर्ड, मतलब बीच में आपका बॉडी सेंटर्ड का एटम है। यहाँ पर ये आपका वो एटम है जो बॉडी के सेंटर पे रहता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनने के लिए। यहाँ पर कहाँ होगा, ऐसे टच करता हुआ, ये रहा। ये इतना बड़ा होगा कि इन सब एटम्स में, कॉर्नर्स के सारे एटम्स में ये इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बीच का जो सेल है, बीच का जो BCC यूनिट सेल है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट एटम है, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि जो आसपास के मतलब जो 8 कोण है उसमें आपके एटम्स जो रहेंगे चिपके हुए, प्रिमिटिव एस वी कॉल्ड, सो वो क्या हो जाएंगे, अपने आप से दूर हो जाएंगे। मतलब इनके बीच में एक स्पेस बनेगा। आपको दिख रहा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में आई थिंक बताया था कि एक स्पेस बनता है, क्यूबिक वॉइड में एक स्पेस बनता है, और इक्वली क्या हो जाता है, जो है स्फीयर्स का साइज हो जाता है। देखिए, स्फीयर्स का इक्वल साइज होता है, मतलब वॉइड जो है ना, ये जब हम क्यूबिक वॉइड की बात करते हैं ना, तब बीच का स्पेस में आप ही सोच के बताओ कि जब यहाँ पर आपके ये क्यूबिक वॉइड तो नहीं है, पर अगेन यहाँ पर अगर 8 स्फीयर्स को मैं
मतलब ज्वाइन करूँ, 8 स्फीयर्स को मैं एक ऐसे लाइन पर रखूँ 3D लाइन पे, जिससे उसके अंदर एक गड्ढा बने, एक वॉइड बने। तो आपको ऐसे फील होना चाहिए कि वो वॉइड कैसे बनेगा, वो वॉइड कैसे बनेगा। एक आप मतलब एज्यूम करो, आप एक मतलब बॉल रख रहे हो, ठीक है। उस बॉल को आप 4 बॉल्स को ऐसे घेरो, ऐसे ऐसे। अब ये बॉल को आप यहाँ मेजर करके देखो ना कि ये बॉल का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस d बन रहा है और यहाँ का जो d डिस्टेंस बन रहा है, ये क्या इक्वल है? नहीं, ये एक वॉइड है जो कि ये स्फीयर्स के अंदर बन रहा है, और यहाँ पर इस वाले वॉइड के बाहर जो स्फीयर्स है, उस स्फीयर के डायमीटर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इस वॉइड के स्फीयर, इस वॉइड के हम बोल सकते हैं कि जो एटम स्फीयर कंटेन करेगा उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है ये वाला स्फीयर का साइज़। सो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो भी एटम के मतलब एटम जब फिल होंगे इस वाले वॉइड के अंदर, तब क्या होगा कि ये वाला वॉइड के अंदर जितना भी साइज़ का आप एटम दोगे, वो साइज़ हमको ये देखना पड़ता है कि यहाँ के एटम्स के साइज़ से छोटा हो, ठीक है। मतलब यहाँ जब एटम हम फिल करेंगे ना, तब वो छोटा ही होगा, ये हमको याद रखना है। अब देखिए, जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, तब बीच के एटम्स क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था। बीच का एटम कौन सा था? कैटायनिक एटम था। ये कैटायनिक एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, क्यों? क्योंकि जो एनायनिक मतलब स्फीयर्स रहते हैं बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं। तो इसके थ्रू आउट हमारा जो बीच का पार्ट रहता है ना, बीच का जो सेंट्रल एटम जिसके थ्रू आउट सारे एनायंस कवर्ड रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ द एनायन इन द क्यूबिक वॉइड विल बी वेरी स्मॉलर, इज़ नॉट वेरी स्मॉलर बट मच स्मॉलर विच इज़ कवर्ड बाई द वॉइड, ठीक है। मतलब ये वॉइड के साइज से थोड़ा सा छोटा। और हाँ, इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे वो 8 होने चाहिए, वाइल इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड द कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी 6। ये हमको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, डायग्राम के थ्रू आउट जब हम रेडियस का कैलकुलेशन देखते हैं ना, तो बहुत बार क्वेश्चंस में हमको रेंज गिवन दे दिया जाता है। हमने पढ़ रखा है ना कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना रेंज रहता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में कितना रेंज रहता है। वो ऐसे हमारा एक सीरीज़ से बनता है, वो सीरीज़ आपको बुक में मिल जाएगा। बहुत बार आपको मतलब क्वेश्चंस में भी गिवन रहता है। सो उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बस मैंने जो कैलकुलेशंस आपको करवा दिए थे रेडियस रेशियो वाले, वो वाला आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, सो क्यूबिक वॉइड में क्या होता है कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये वाला बनता है, पर ये वाला स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी यूनिट सेल है। मतलब बीसीसी यूनिट सेल से हमारा जो है स्ट्रक्चर में मतलब जो है बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि क्यूबिक वॉइड हमारा बेस बोल सकते हैं। क्यूबिक वॉइड ही हमारा जो है बेस है, ठीक है। ये हमको बीसीसी यूनिट सेल से कभी कभी हमारा जो है डेरिवेटिव बन सकता है। बीसीसी यूनिट सेल भी कभी कभी क्यूबिक वॉइड का डेरिवेटिव बन सकता है। सो दोनों इज़ अ वेरी मतलब हमको कैसे पढ़ना है इसको, मतलब एक बार क्यूबिक वॉइड को समझना है, एक बार बीसीसी को समझना है, जिसके थ्रू आउट हमको दोनों में डाउट ना आए। क्योंकि डाउट कब आता है कि जब हमारी थिंकिंग आंसर से कंसेप्ट से मैच नहीं करती। तो ऐसे आपको फील होता है जैसे बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा होगा कि जो आपके एटम्स रहते हैं वो क्यों बीसीसी में अलग हो जाते हैं। मतलब बीसीसी में जो एटम्स का यहाँ जो डिस्टेंस बनता है ना, वो स्फीयर्स एक दूसरे से टच नहीं करते। बीसीसी में ना क्या होता है कि बीच का जो मतलब हमारा जो मेन एटम रहता है, जो बीसीसी यूनिट सेल बनाता है, वो बीच का एटम क्या हो जाता है, स्फीयर्स के कौन से स्फीयर के, एनायनिक वाले स्फीयर के इक्वल हो जाता है। जिसके थ्रू आउट क्या होता है कि यहाँ पर जो एनायनिक स्फीयर्स के मतलब को रिलेशन में जो हमारा डिस्टेंस आता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर एक सेपरेशन हो जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो यूनिट सेल बनता है, यूनिट सेल जो बनता है बीसीसी का, वो कुछ इस तरह का दिखता है। इस तरह का भी आप देख सकते हो, ठीक है। और अब चाहो तो इसको कलर्ड भी रख सकते हो अगर किसी को समझना हो। ऐसे एक्चुअली ऐसे मैंने बताया कि एटम्स कॉर्नर पे है। ये आपके आप सोच के बताओ कि अगर मैं इन कॉर्नर्स को प्रिमिटिव बोलूँ और बीच का ना रखूँ, तब क्या बोलूँ कि ये सिंपल है। सिंपल में आपको ये मैं ग्रीन कलर के से जो आपको स्फीयर्स मतलब ये कलर फिल करते हुए दिखाई दे रही हूँ, ये एक्चुअल में प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अगर बीच का ये वाला पार्ट नहीं हो रहा होता, अगर ये वाला पार्ट टच नहीं किया होता,
तो क्या होता, हमारा ये यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं कहलाता, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ चिपका रहता है ना। अभी ये अलग हो चुके हैं क्योंकि बीच में जो वॉइड बनना चाहिए था उसमें इक्वल साइज का एटम क्या हुआ है, बनता आ रहा है, ठीक है, बनता आ रहा है। इसी वजह से हमारा जो बीसीसी यूनिट सेल है वो फॉर्म हुआ है। आपको ये वाला स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए, ये बीसीसी है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर आपका ये जो है 3D लाइंस को अच्छे से ड्रॉ करते हुए दिखाना है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा अच्छा, अब हम इसको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में ये प्रेजेंट रहता कहाँ है। हम एक बार इसको लैटिस के तौर पर बनाते हुए देख लेते हैं, कैसे बनते हैं लैटिस, देख लीजिए। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, एक काम करते हैं, इसको मिटा देती हूँ। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने एक लैटिस बनाया, ठीक है। लैटिस में क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं, इसीलिए मैं लैटिस बना रही हूँ। अच्छा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। आई होप कि आपको बनाना अच्छे से आ गया होगा क्योंकि इतने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम, तो ये वाला बहुत इजी लगता है, मतलब बनाते बनाते। ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका यूनिट सेल बन गया, मतलब यूनिट सेल से बना हुआ लैटिस बना। इसके बीच वाले पॉइंट को अगर मैं बीसीसी बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बीसीसी इज़ नथिंग बट द बॉडी सेंटर्ड एटम। सो यहाँ पर ये वाला जो बॉडी है, इस वाले बॉडी के सेंटर पर ये जो एटम है, ये मान लो कि बीसीसी का वो वाला एटम है जो बीच में लाई कर रहा है बॉडी के। अब ये वाला एटम आप देखो कंट्रीब्यूट कैसे हो रहा है। यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 यूनिट सेल मिल गए। पीछे 5 6 7 8, मतलब आप 3D मतलब एज्यूम करने की कोशिश करो कि ये जो है बीच का वो एक्चुअल में 4 यूनिट सेल से, आई मीन 8 यूनिट सेल से एक लैटिस में घिरा हुआ है। अब आप बोलोगे कि मैम हम तो यूनिट सेल में तो अलग अलग एटम से कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं देख रहे हैं। देखिए, इसको मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि जब आपका 4 5 6 7 8 यूनिट सेल एक साथ आए घिरे, तब आपका ये वाला एक स्ट्रक्चर बने। इट इज़ कॉल्ड यूनिट लैटिस विच इज़ मेड विथ 4 5 6 7 8, मतलब सेम काइंड ऑफ यूनिट सेल्स। सो ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये वाला जो आपका डायग्राम है वो यूनिट लैटिस का है, बट इट इज़ कॉल्ड बीसीसी यूनिट लैटिस ना, क्योंकि आपके जो सेंटर पर एटम है वो ये शो कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये पूरा लैटिस है, बीसीसी है। आप इसको पूरा बॉडी समझेंगे और ये बॉडी के अंदर आपके एफसीसी बीसीसी ऐसे सिस्टम्स शुरू होंगे। सो हम यही वाला क्वेश्चन आज जैसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो आपको समझ में आ गया कि किस तरह बीसीसी अलग रहता है और जो क्यूबिक वॉइड रहता है वो अलग रहता है। देखिए, क्यूबिक वॉइड में क्या होता है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है। देखिए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है बीसीसी में, और यूनिट क्यूबिक वॉइड में भी, ये बीसीसी है, क्यूबिक वॉइड में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, कॉम्पोजिशन का, ठीक है। मतलब हम बोलेंगे कि जब हम क्यूबिक वॉइड में जो एटम्स रखेंगे वो शेयर नहीं होगा, एटम्स रखेंगे वो शेयर नहीं होगा। अब देखिए, मैं इसको मिटा दूँ, आपने लिख लिया, ओके। जैसे अगर मैं बोलूँ कि क्यूबिक वॉइड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर एक आपका एटम है, यहाँ एक आपका एटम है, ये क्या है, चिपका है, अगेन एक एटम है, एक एटम है,
एज्यूम कीजिए कि ये आपका जो एक प्लेन बना है ना, ये आपका एक स्क्वायर पैकिंग जो बना, वो स्क्वायर पैकिंग के ऊपर एक स्क्वायर पैकिंग रख दिया मैंने। इसके बीच में जो वॉइड बनेगा ना, ये वाला जो वॉइड बनेगा, ये वाला जो वॉइड बनेगा, ये वाला, यही वाला वॉइड में आपका क्या होगा, एटम का कंसिडरेशन होगा। मतलब जब मैं इस वाले प्लेन के ऊपर एक प्लेन लगाऊं और यहाँ एक एटम्स को घुसा दूँ, उनके बीच में दबा दूँ, तो यही वाला एटम हमारा वो वाला एटम बनेगा जहाँ पर क्यूबिक वॉइड का कैटायन रहेगा। अब ये वाला वॉइड हमको मदद करेगा कैटायन का मतलब पोजीशन शो करने के लिए। बाकी यहाँ पर एनायन ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4 और ऊपर 4 ऐसे चार स्फीयर्स का मतलब रिलेशन होने के लिए, कांटेक्ट में होने के लिए क्या होता है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों 8 रहता है ये हमको पता चल गया, और क्यों बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है ये भी पता चल गया हमको, ठीक है। और दोनों में कैसे डिफरेंस रहते हैं डायग्राम्स में ये भी समझ में आ गया। आई होप कि आपको क्यूबिक वॉइड और बीसीसी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हाँ, इसमें हमको याद रखना है क्यूबिक वॉइड में जो मतलब स्फीयर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं ड्यू टू द वॉइड, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं क्यूबिक वॉइड का जो कैलकुलेशन है, रेडियस रेशियो का कैलकुलेशन, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पढ़ रखा था कि जो हमारा रेडियस रेशियो रहता है वो डिसाइड करता है कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है इन अ गिवन कंपाउंड, इन अ गिवन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ कि ये एक मेरा यूनिट सेल है, ये कौन सा वाला का यूनिट सेल है, ये आपके क्यूबिक वॉइड का यूनिट सेल है। डोंट बी कंफ्यूज दैट इट इज़ अ बीसीसी यूनिट सेल ना, ठीक है। ये आपका एक यूनिट सेल है। इस वाले यूनिट सेल के में जो आपके एटम्स हैं, मैंने कैसे कहा था, ये एटम्स ऑटो कॉर्नर्स पे डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ एक दूसरे के कांटेक्ट में चिपके रहेंगे। क्या रहेंगे? चिपके रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला कौन सा एटम है आपके कॉर्नर्स में? एनायन वाले, मतलब माइनस चार्ज वाले। माइनस चार्ज के अंदर कौन सा वाला एटम रहेगा इन अट्रैक्शन वीक? कैटायन ना, ये कैटायन। अब इसमें डाउट आता है कि जो कैटायन रहता है वो क्यों हम बॉडी डायगोनल बना रहे हैं। आप समझ सकते हो कि इट इज़ अ बॉडी डायगोनल, है ना। देखिए हमको फर्स्ट में देखना है कि जो बॉडी है उसके बीच में किस तरह का जो है पॉसिबल कंडीशन बन रहा है टू मेक इट मतलब एक जो प्लेसमेंट बन रहा है वो कैसे बन रहा है। देखिए आपके यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल में एक आपका जो है, मतलब हम जब डायगोनल चेक करेंगे ऐसे, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ, सो वी हैव टू कंसिडर दिस वे। सो हम यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल को ड्रॉ करते हुए चलेंगे। ये वाला पार्ट आपको समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट हमको मदद करेगा टू फाइंड आउट इट्स रेशियो, और साथ साथ हमको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ मतलब एनायन के बीच वाला रेडियस। हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो कैटायन और एनायन का बीच का जो एक डायगोनल बन रहा है उसका डिस्टेंस का मेजरमेंट, और साथ साथ एनायन के बीच में जो हमारा डिस्टेंस बन रहा है उसके बीच का मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स में पढ़ रखा था कि कैसे उसके डिविजन्स होते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1 ऐसे। तो सेम उसी तरह का रूल ही फॉलो होगा। क्यों होगा नहीं होगा ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। तो मैं एक काम करती हूँ कि इसको अच्छे से एक बार आपको कैलकुलेशन, इसका हम कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरह से इसके कैलकुलेशंस बनते हैं क्यूबिक वॉइड के रेडियस का। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बीच में आपको कैटायन दिख रहा है, वो कैटायन आपको क्या है? कैटायन आपको क्या है? R प्लस, क्योंकि इट इज़ अ कैटायनिक पार्ट, रेडियस आपका इतना है। इसके बीच का जो डायमीटर है उसका जो हाफ है उसका रेडियस का मतलब 2r इज द डायमीटर, सो इट इज़ ऑल्सो r माइनस, इट इज़ r माइनस, ठीक है। ये आपका 2r है, ये भी आपका 2r है, ठीक है। पर इसका हाफ के लिए इसका बन जाएगा r माइनस। देखिए कैलकुलेशन कहाँ से हो रहा है, मतलब जो डायगोनल बन रहा है वो किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है बनना। देखिए एक यहाँ से आ रहा है, मतलब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। ये वाला स्फीयर का हाफ वाला पोजीशन दिख रहा है, सो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो r माइनस से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और यहाँ पर भी हाफ माइनस पे ही आपका जो है
मतलब एक पोजीशन पे डायगोनल खत्म हो रहा था, इसी में भी हाफ आर माइनस से ही कैलकुलेट करने वाले हैं। और आर प्लस जो है उससे पूरे तरह से कट हो रहा है, और एक स्फीयर इज इक्वल्स टू डायमीटर का स्क्वायर। सो डायमीटर का स्क्वायर नहीं, मतलब हम ट्वाइस ऑफ दी मतलब रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। सो पूरे डायमीटर को ये चीरता हुआ जा रहा है, पूरा क्रॉस करते हुए जा रहा है। सो इट विल काउंट एज 2r प्लस, ठीक है। सो काउंट करते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं, मैं सीधे सीधे सॉल्व कर दे रही हूँ, नॉट थ्रू द पाइथागोरस थ्योरम। मैं पहले वाले वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम वाला सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है आप एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये वाला मेथड समझना है तो वो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। ये कुछ अलग नहीं है, जैसे कि हमने टेट्राहेड्रल वॉइड क्यूबिक वॉइड में सॉल्व कर लिया था, उसी तरह इसमें भी वही सेम चीज़ ही है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में हमारा जो बॉडी डायगोनल, जैसे मैं लिखूँगी टेकिंग द बॉडी डायगोनल, कैसे होता है बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला √3a इज इक्वल्स टू, बॉडी डायगोनल में क्या आ रहा है, ये वाला स्फीयर, ये वाला स्फीयर, ये वाला, कैसे कैसे सम करना है। देखिए इसका हाफ मतलब r माइनस प्लस ये पूरा जा रहा है, ये एक दूसरे से सब क्या है कांटेक्ट में चिपका है, 2r प्लस यहाँ तक जा रहा है विच इज़ ऑल्सो r माइनस। सो r माइनस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू 2r माइनस। सो √3a इज इक्वल्स टू 2r माइनस प्लस 2r प्लस। सो √3a अपॉन 2, क्योंकि ये 2 तो कांस्टेंट टर्म ऐसे डिवीजन में आ जाएगा इन द हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द LHS वैल्यू इज इक्वल्स टू r माइनस प्लस r प्लस। सो √3a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू r माइनस प्लस r प्लस, ठीक है। अच्छा ये वाला आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि पहले हमको ये वाला पार्ट सॉल्व करना था। ये वाला पार्ट आपका a है, ये भी पार्ट आपका a है। देखिए a इज़ इक्वल्स टू कितना है, 2 एन के बीच में कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2r माइनस ना, क्योंकि ये वाला आपका r माइनस का हाफ से जा रहा है, ये वाला भी हाफ से जा रहा है इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट। सो इसको हम अगर शॉर्टेस्ट वे में लिखना चाहें इन अ रेडियस ऑफ द एन पार्ट, सो इट विल बिकम a अपॉन 2, ठीक है। सो ये आपका इक्वेशन 1 होता है, ठीक है। क्यों इसको डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन मतलब 2 विथ 1, ये मैंने पहले वीडियो में समझा रखा है। अगर आपको अगेन समझना है तो एक काम करते हैं, मैं शॉर्ट रिविजन में आपको एक बार समझा दूँगी, ठीक है। मैं पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा डिवाइड इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, इससे डिवाइड दिस विद दिस, ठीक है। मतलब √3a अपॉन 2 डिवाइड a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू √3a अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन a। सो इट विल बिकम √3, है ना। अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, ये वाला पार्ट है तो इससे डिवाइड हुआ, तो r प्लस प्लस r माइनस इज इक्वल्स टू r माइनस इज इक्वल्स टू √3, है ना। सो इट विल बिकम r प्लस प्लस 1 अपॉन r माइनस इज इक्वल्स टू √3। Again r plus upon r minus is equals to √3 minus 1. So value of √3 is equals to 1.732 minus 1 is equals to 0.732, ठीक है। अगर मुझे इसका मतलब रेडियस लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी, यहाँ लिख देती हूँ आंसर, कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा। मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर r प्लस इज इक्वल्स टू 0.732 r माइनस, है ना। आपको समझ में आया कि कैटायन का रेडियस है। अगर मुझे रेडियस लिखना हो कैटायन का चाहिए हो तो ये कभी भी कैटायन के मतलब इस वाले रेडियस के वैल्यू के ज़्यादा नहीं आ सकते, इससे नीचे आ सकता है, क्योंकि इसका एक रेंज रहता है। इसके अंदर जो सीरीज़ रहता है वो बुक में भी रहता है और क्वेश्चंस में गिवन रहते हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये वाला कैलकुलेशन को आपको समझ लेना है, किस तरह से ये क्यूबिक वॉइड बना, किस तरह से ये फॉर्मूला बना, तो आपको अच्छे से इसका जो वे होता है ऑफ पैकिंग अरेंजमेंट वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कहाँ क्या आपको डाउट आना पड़ सकता है, जैसे हमने क्यों इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया। देखिए क्योंकि यहाँ पर हमको चाहिए था शॉर्टेस्ट मैथमेटिकल वे, तो मैथमेटिकल वे में क्या होता है डिनोमिनेटर को छोटा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर को छोटा रखा था, ऐसे आपके बुक में भी गिवन है। और यहाँ पर आप +1 कैसे लाएंगे, जैसे r माइनस जो है वो डिनोमिनेटर है दोनों के लिए, तो यहाँ पर r माइनस के लिए तो 1 आ जाएगा और r प्लस अपन r माइनस r ऐसे ही रह जाएगा। और इसको अगर मैं 1 को उधर लेके जाऊँ एज मतलब टेकिंग 1 साइड बाई साइड, सो r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल्स टू √3 - 1 ऐसे था, और r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल्स टू 1.732 - 1।
सो इट विल बिकम 0.732. अगेन आर प्लस इज द कैटायन, नीचे का पार्ट मैंने उधर कर दिया है टू मेक इट अ शॉर्टेस्ट सिंपल प्लेन वे. सो आर प्लस मतलब कैटायन का रेडियस शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. अगेन आर माइनस जो आपका गिवन रहेगा एनायन का, उससे साथ प्रोडक्ट में आएगा. तो टू फाइंड आउट दिस इक्वेशन इक्वल. आपको समझ में आ गया? इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. और नेक्स्ट हमारा जो मतलब टारगेट है वो सॉल्व करना है कुछ न्यूमेरिकल्स. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना.